हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। पिछले एक वीडियो में हमने न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस किया था। बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था वो। उसी चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है आपको, और उसी सीक्वेंस में आज हम ये दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो पिछला वीडियो नहीं देख पाए थे, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में जब आपको थोड़ा बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप उसको समझेंगे तो आपको न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को देखिए जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात की गई थी। एक छोटी सी समरी यहाँ पर भी हम उसके बारे में करेंगे। तो पहले तो ये कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अपने आप में नाइट्रोजन कंटेनिंग एक ख़ास तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और वो मोनोमर्स हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के, जिनको आमतौर पर हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बहुत बड़े साइज़ के, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक तरह के बायोमॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड नाम की यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उनके पॉलीमर्स होते हैं, तो उनके पॉलीमर्स कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। एक ये सेंटेंस याद रखिएगा। दूसरी बात, लिविंग सेल्स में न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसको हम कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम दोनों के स्ट्रक्चर को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आरएनए के स्ट्रक्चर की बात होगी। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इनमें से डीएनए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है और उस पर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स की फॉर्म में होती है। पहले भी आपको बताया है कि जीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए पर, यानी कि डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स का विशेष क्रम जीन कहलाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इनकी संख्या बहुत होती है। मनुष्यों के एक डीएनए पर लगभग 30 मिलियन आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, और उन पर कुल मिलाकर 20,000 से ज़्यादा जीन्स होते हैं। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप अगर इस बात को देखें तो ये हमारे लिए एक बहुत चौंकाने वाली बात है। भले ही दुनिया में सारे मनुष्यों में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं रंग रूप के और बहुत अलग अलग तरह के, लेकिन जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है जो पिछले कई लाख करोड़ साल से डीएनए के रूप में चल रहा है, तो वो 99% हम सब में एक समान है। केवल 1% या 1% का भी छोटा सा हिस्सा है, तो वो 1% डीएनए जो है बस वो हम सब में अलग अलग है, और जो हम में वेरिएशन दिखता है वो उस 1% डीएनए में विभिन्नता के कारण, वेरिएशन के कारण दिखता है। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, जिस पर हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जीन्स के रूप में पाई जाती हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए पर पाया जाने वाला विशेष क्रम या स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। और डीएनए से ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन थ्रू आरएनए अल्टीमेटली ट्रांसलेट होती है इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो डीएनए से जेनेटिकल इंफॉर्मेशन आरएनए में जाएगी, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेट होगी। तो डीएनए जो है वो एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। 90% से ज़्यादा डीएनए हमारी लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। बाकी का हिस्सा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा, या क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन सेल्स में पाया जाने वाला एक तरह का प्लास्टिड है उसके अंदर मिलेगा। लेकिन 90% या उससे भी ज़्यादा डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो डीएनए के मोनोमर हैं
न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के भी मोनोमर होते हैं। ये दोनों जो है डीएनए आरएनए वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उन्हें हम कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और जो आरएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चाहे वो आरएनए को बनाने वाले हों, तब भी उनके लिए ये बात लागू होती है कि हर न्यूक्लियोटाइड के केमिकल कॉम्पोजिशन में जो आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, 3 घटक मिलेंगे, उसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। शुगर जो है वो पेंटोस शुगर होगी, 5 कार्बन अणुओं वाली, और ये आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि डीएनए में पाई जाने वाली जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। डीऑक्सी राइबोस, यहाँ पर जो नाम है अगर आप उस पर ध्यान दें तो डीऑक्सी का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। जब किसी के नाम से पहले प्रीफिक्स डी लग जाता है, डी, तो उसका मतलब होता है विदाउट। तो डीऑक्सी विदाउट ऑक्सीजन। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर का मतलब ऐसी पेंटोस शुगर, यानी कि ऐसी 5 कार्बन एटम वाली शुगर जिसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता, OH ग्रुप लगा होता सेकंड कार्बन पर, तो ये राइबोस शुगर कहलाती और तब ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होती। लेकिन जब सेकंड कार्बन पर, इस पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन पर केवल हाइड्रोजन एटम लगा है, यहां पर ऑक्सीजन लैकिंग है, तो इसको कहेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो डीएनए के जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें पेंटोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, जिसके कार्बन 1 पर, पहले कार्बन पर एक नाइट्रोजन बेस लगा होगा। आपको ऑलरेडी पता है 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, प्यूरीन बेसिस और पिरिमिडीन बेसिस। अब उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 4 तरह के बेसेस हैं और इनमें से कोई एक बेस कार्बन 1 पर लगा होगा पेंटोस शुगर के, जैसे यहां पर ग्वानिन लगा है, और ये ग्वानिन जो है डबल साइक्लिक रिंग वाला एक नाइट्रोजन बेस है। जो कार्बन नंबर 5 है, ये जो कार्बन है, 5वां कार्बन पेंटोस शुगर का, इसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, और शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। और अगर इसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को इंक्लूड ना करते, केवल शुगर और नाइट्रोजन बेस होता, तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड का जब फॉस्फोराइलेशन होता है, उसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, और ऐसे ही काफ़ी सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एक चेन की फॉर्म में आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। और ऐसी ही 2 चेन से मिलकर डीएनए बना होता है। कैसे बना होता है वो आगे अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां समझ लीजिए कि डीएनए जो एक न्यूक्लिक एसिड है वो एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, और जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर ये 3 घटक होते हैं, पेंटोस शुगर जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है एक्चुअली, और उसके साथ एक नाइट्रोजन बेस और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पर एक और आपके समझने के लिए बात है कि हम अक्सर न्यूक्लियोटाइड्स को जब डीएनए या आरएनए में पढ़ते हैं तो उनकी पहचान के लिए हम सिर्फ जो उनके साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है उसके फर्स्ट लेटर को, जो नाइट्रोजन बेस का नाम है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो भी नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा है पेंटोस शुगर के, उसके नाम के फर्स्ट लेटर को यानी कि उसके इनिशियल को हम इस्तेमाल करते हैं डिनोट करने के लिए किसी भी न्यूक्लियोटाइड को। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड हमारे सामने है जिसमें वैसे तो 3 कंपोनेंट हैं, लेकिन जब हम इस न्यूक्लियोटाइड को लिखेंगे कहीं पर भी सीक्वेंस की फॉर्म में, तो हम केवल ग्वानिन का जी, यानी कि जो ग्वानिन का इनिशियल है जी, सिर्फ वो लिख देंगे, तो उससे ये कंफर्म होगा कि हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड को जब हम डीएनए स्ट्रैंड पर दिखाते हैं तो सिर्फ उस न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस के इनिशियल को लिख देते हैं।
अब इसमें आप बस ये कर सकते हैं कि चूंकि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो हम यहाँ पर जी से पहले स्मॉल डी बना देंगे। तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस है। इसके आगे अगर और इस चेन में न्यूक्लियोटाइड और भी जुड़े होंगे और उनके नाइट्रोजन बेस के आधार पर अगर हम उसको लिखना चाहें तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको अगर इनिशियल ये पता है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड वो है जिसका नाइट्रोजन बेस ग्वानिन है, ये वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, ये वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है जिसका नाइट्रोजन बेस थाइमिन है। तो इस तरह से अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो ये एक पूरी जो चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन है उसके सीक्वेंस को बता रहे हैं। यही सीक्वेंस जीन की तरह काम करता है। हर एक जीन में कितने नाइट्रोजन बेसेस या कितने न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली आप कहिए तो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और किस क्रम में लगे होंगे वो तय करता है कि वो जीन कौन सा है। तो हर जीन एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो डीएनए पर पाया जाता है और इसीलिए डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आइए कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं डीएनए की। बहुत इंटरेस्टिंग उसकी हिस्ट्री है अपने आप में। न्यूक्लियोटाइड वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी डीएनए के बारे में, वो जब डिस्कवरी हुई थी, जब खोज हुई थी तो पता नहीं था कि वो डीएनए की डिस्कवरी हुई है। एक स्विस फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक माइशर। उन्होंने जो पस सेल्स होती हैं यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती हैं उनके न्यूक्लियस से एक मटेरियल आइसोलेट किया था। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे WBCs के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में। तो वो WBCs के न्यूक्लियस से प्रोटीन को आइसोलेट करना चाह रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उनको एक ऐसा कंपाउंड मिला जो ना तो प्रोटीन था, ना कार्बोहाइड्रेट था, ना लिपिड था। उसका नाम उन्होंने रखा था न्यूक्लिन। अगर आपको पिछला वीडियो याद है कुछ, उसमें आपने जो देखा था तो आपको ध्यान होगा, उसमें कहा गया था कि न्यूक्लिन जो है वो नाम उन्होंने दिया था फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में, जो कंपाउंड आइसोलेट किया था फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ WBCs। बाद में पता चला कि जिसको उन्होंने न्यूक्लिन कहा है वो एक्चुअली एक न्यूक्लिक एसिड है, और आगे चलकर हमें पता चला कि जिसको न्यूक्लिन कहा गया था वो डीएनए नाम का न्यूक्लिक एसिड है। तो अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए गोज टू फ्रेडरिक मीशर। तो फ्रेडरिक मीशर साहब जो थे उन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था, लेकिन एक्चुअली वो डीएनए नाम उनको नहीं पता था, उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन दिया था। 1869 की ये बात है। उसके बाद धीमे धीमे करके काफ़ी सारी नई बातें पता चलती गई न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। डीएनए के बारे में ख़ास तौर से साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा जो थी वो ईगरनेस थी, बहुत ज़्यादा उसकी डिफरेंट तरह से लोगों ने स्टडी करना शुरू किया था। तो 1950 में एरविन चारगाफ, ये एक साइंटिस्ट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और काफ़ी सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उन्होंने दो बातें बताई थी। पहली बात उनकी ये थी कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़े हुए नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनके अपने फिक्स्ड रेशो होते हैं, लेकिन जो वो फिक्स्ड रेशो हैं उसमें जो नाइट्रोजन बेस जिसके साथ पेयर करता है वो उसके साथ फिक्स्ड होते हैं। जैसे एडेनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन बेस हैं, और थायमिन और साइटोसिन ये दोनों पिरिमिडीन बेस हैं। लेकिन इसमें पेयर होता है बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में पेयर होता है। तो चारगाफ साहब ने जो था वो ये बताया कि जो नाइट्रोजन बेसेस आपस में पेयर करते हैं, आपस में जोड़ा बनाते हैं, उनके अमाउंट जो हैं या उनकी जो यूनिट है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ना कि उनकी अमाउंट या उनकी यूनिट जो है वो अपने जैसे नाइट्रोजन बेस के बराबर होंगी। यानी कि एडेनिन के समान जो बेस है वो ग्वानिन है, लेकिन एडेनिन की मात्रा या एडेनिन का अमाउंट ग्वानिन के बराबर नहीं होगा। लेकिन एडेनिन चूंकि थायमिन के साथ पेयर करता है तो इसका अमाउंट थायमिन के बराबर होगा। इसको चारगाफ रूल कहा गया।
चारगाफ का नियम। अब इसके आधार पर आप बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। आपसे कहा जाता है कि एक डीएनए सैंपल लिया गया और उसमें एडेनिन का जो अमाउंट है वो मान लीजिए 29.6% कहा गया, ये है। अब आपको बाकी नाइट्रोजन बेसिस जो उसमें पाए जाते हैं उनका अमाउंट बताना है। बहुत आसान है ये। एडेनिन का अमाउंट उसमें कहा गया 29.6%। अब एडेनिन का पेयर होता है थायमिन के साथ में, तो डेफिनेटली जितना परसेंट एडेनिन है उतना परसेंट थायमिन भी होगा। तो 29.6 प्लस 29.6 यानी कि एडेनिन प्लस थायमिन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, जो सम अप आएगा आपका वो 100 में से माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट में आधा जो है ग्वानिन होगा, आधा साइटोसिन, और वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो उनका अमाउंट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन इसका आगे चलकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था जब डीएनए का स्ट्रक्चर का मॉडल प्रपोज किया गया। दूसरी जो उन्होंने एक अपना विचार दिया था चारगाफ साहब ने कि सारे लिविंग स्पीशीज़ के बीच में डीएनए के अमाउंट में बहुत वेरिएशन होता है, न सिर्फ टोटल डीएनए के अमाउंट में बल्कि जो उसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं उनके भी अमाउंट में बहुत वेरिएशन होता है। तो चारगाफ साहब का जो ये रूल था उससे आगे कुछ नई बातें पता चली। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो काम शुरू किया वो ये एक साइंटिस्ट थी रोजालिंड फ्रैंकलिन। अनफॉर्चुनेटली जितना उन्होंने हार्ड वर्क किया डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में उतना क्रेडिट उन लेडी को नहीं मिला। ये एक दुर्भाग्य है कि उस समय बहुत सारे जो लेडी साइंटिस्ट थे उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिलता था। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने भी जो कुछ भी अपनी एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक पर बहुत मेहनत करके अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस बताए थे उसके बेसिस पर वाटसन क्रिक साहब ने बाद में डीएनए का यूनिवर्सल मॉडल प्रपोज किया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन फ्रैंकलिन को उनके साथ नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। अब काम क्या किया था 1952 में रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के थ्रू एक फोटोग्राफ जो था डीएनए स्ट्रैंड का खींचा था, उसको पिक्चर 51 कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हिस्ट्री में वो सबसे फेमस फोटोग्राफ में से है। और उसको देखकर लगा था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर या डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है और वो हेलिक्स की फॉर्म में दोनों स्ट्रैंड होते हैं। वो फोटोग्राफ किसी तरह से वाटसन क्रिक साहब ने देखा और वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वहाँ पर लैब में काम करते थे। तो उस फोटोग्राफ के बेसिस पर इसके अलावा एक विल्किंस एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे। उनका दिया हुआ डाटा रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसके बेसिस पर और चारगाफ के काफ़ी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कुल मिलाकर 1953 में जेडी वाटसन और एफएचसी क्रिक साहब ने एक मॉडल प्रपोज किया, एक मॉडल बनाया जिसमें कि ये पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके देखें तो वाटसन क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो इस तरह का दिखता है। डीएनए के जो है स्ट्रक्चर में ये 2 चेन है जो कि एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई, और वो एक एक्सिस के चारों तरफ हेलिक्स की फॉर्म में होती हैं और ये दोनों चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट रहती हैं और इन्हीं की वजह से डीएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, 2 धागों से मिलकर बनी संरचना या द्विसूत्री संरचना के रूप में होता है। तो डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं और ऐसी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं उनसे मिलकर डीएनए बना होता है। जो जेडी वाटसन और एफएचसी क्रिक साहब का, यानी कि जिनको सिंपली आप वाटसन एंड क्रिक कहते हैं, उनका जो डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें यही मोटी मोटे तौर पर बातें कही गई हैं। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहें, समझना चाहें, तो ये आपके सामने एक छोटा सा हिस्सा है
डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा उनको, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे और डेफिनेटली बहुत सारा जो आपको डाटा दिया जाता है वो भी समझ में आएगा। तो पहले तो ये जो बात अभी कही गई है कि डीएनए का हर मॉलिक्यूल 2 चेन से मिलकर बना होता है और वो चेन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, अगर हम इस चेन को देखें जो हमारे सामने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये चेन जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। और अगर इन न्यूक्लियोटाइड को आप गौर से देखिए तो उसमें ये पेंटोज शुगर है, ये उसका कार्बन 1 है, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, तो ये कार्बन 1 है, इसके साथ ये एक नाइट्रोजन बेस लगा है और इसके कार्बन 5 के साथ में ये फॉस्फेट ग्रुप लगा है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा, और ये न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े हैं इनको भी ज़रा ध्यान से देखिए। ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसका कार्बन नंबर 5 जो है, जिसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके कार्बन नंबर 5 पर पाया जाने वाला फॉस्फेट जो है वो एक बॉन्ड के थ्रू, ये बॉन्ड है, ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, नाम याद रखिएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और इस बॉन्ड के थ्रू ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाता है और उसके जुड़ने में इस न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 5 और इसका कार्बन 3 जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं वाया फॉस्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्शन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू होता है, जो उसके कार्बन 5 के फॉस्फेट और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के बीच में बनता है। अगला न्यूक्लियोटाइड जो है ये फिर अपने कार्बन 5 जो है 5th कार्बन के फॉस्फेट जो है उसके थ्रू जो है ये अगले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के साथ जुड़ा है। तो इस तरह से एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते चले जाएंगे। और याद रखिएगा ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसी भी न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के फॉस्फेट और इसके अगले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के बीच में बनेगा। अब ये चेन हमने आपको 3 न्यूक्लियोटाइड की दिखाई है, हो सकता है ये 300 न्यूक्लियोटाइड की हो या 3000 न्यूक्लियोटाइड की हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस चेन का जो सबसे पहला यानी कि सबसे ऊपर का न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसका कार्बन नंबर 5 जो है वो फ्री होगा। फ्री इसलिए होगा क्योंकि उसका फॉस्फेट किसी अगले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 3 के साथ नहीं जुड़ा है, तो वो फ्री माना जाएगा। और चूंकि ये कार्बन 5 फ्री है तो ये चेन का सिरा जो है वो सिरा कहलाएगा 5 प्राइम एंड, यानी कि इस चेन का ये 5 प्राइम एंड है। ये 5वां जो उसका जो सिरा है 5 प्राइम एंड, ये इसका सबसे ऊपरी फ्री एंड है। और जो इस चेन का सबसे नीचे का न्यूक्लियोटाइड है, जो जहां से ये चेन ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुई थी, तो उसमें सबसे नीचे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका तीसरा कार्बन फ्री माना जाएगा, क्योंकि उस कार्बन का अपने नीचे किसी न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के फॉस्फेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो चूंकि ये 3rd कार्बन फ्री है तो ये इस चेन का 3 प्राइम एंड माना जाएगा। यानी कि ये जो आपके सामने चेन है इसका एक 5 प्राइम एंड है जो ये है, और ये इसका 3 प्राइम एंड है। तो हर डीएनए मॉलिक्यूल की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो इस तरह से 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन वाली होती है। अब दूसरी चेन देखते हैं, ये दूसरी चेन है और ये चेन जो है इसके साथ अपने नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ सके, इसके लिए ये विपरीत दिशा में जुड़ती है, उल्टे डायरेक्शन में जुड़ती है। तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड चेन हमें दिख रही है उसमें हमें जो सबसे नीचे न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है एक्चुअली वो इस चेन का पहला या सबसे ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है, और उसका कार्बन 5 जो है वो फ्री माना जाएगा क्योंकि उसका फॉस्फेट जो है किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो वो उसका
फ्री एंड है, 5 प्राइम एंड कहेंगे। और जो ये न्यूक्लियोटाइड हमें दिख रहा है जो कि यहां पर सबसे ऊपर है, लेकिन चूंकि ये चेन उल्टी लगी है तो एक्चुअली ये इसका सबसे बेस वाला न्यूक्लियोटाइड है और इसका 3rd कार्बन जो है वो फ्री है, क्योंकि वो किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के फॉस्फेट के साथ नहीं जुड़ा है, तो उसको 3 प्राइम एंड कहेंगे। तो इस चेन का ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अब इसमें देखिए, ये इसका 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम है, और उस चेन में वो 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम एंड है। तो ये 2 चेन है, आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, लेकिन एक का जो डायरेक्शन है दूसरे का डायरेक्शन उससे रिवर्स है। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल होना। तो ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन इनके डायरेक्शन रिवर्स हैं, तो ये एंटी पैरेलल चेन्स हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये दोनों चेन आपस में जुड़ी कैसे हैं। ये चेन इस तरह से बनी हुई है कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, ये बना है, यहां पर बना है। तो इन न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो बन गई, लेकिन ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फिर आपस में कैसे जुड़ेंगी। ये आपस में इस तरह से जुड़ेंगी कि हर न्यूक्लियोटाइड के पास जो नाइट्रोजन बेस है अपने सामने वाली, यानी कि अपने सामने जो इसके समानांतर दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके न्यूक्लियोटाइड के पहले कार्बन के साथ में जो नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इनके कारण ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ती हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑलरेडी पता है आपको। वीक बॉन्ड होते हैं, वीक इसलिए होते हैं क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आगे चलकर एक दूसरे से अलग भी होना पड़ता है। चाहे वो रेप्लिकेशन हो डीएनए का तब भी एक दूसरे से अलग होंगे, और चाहे आरएनए का फॉर्मेशन हो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तब भी इनको अपने बॉन्ड्स को तोड़कर एक दूसरे से अलग होना होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो फिर ये आसानी से टूट नहीं पाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जो एक वीक बॉन्ड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए कि जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में उनको जोड़ने के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं उसमें एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 1 2 3। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको मिलेंगे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको जो यहां पर चीज दिखाई दे रही है कि जहां पर भी ये पेयरिंग हुई है उसमें एक प्यूरीन का जोड़ा बना है प्रिमिडीन के साथ में, या एक प्रिमिडीन का जोड़ा बना है प्यूरीन के साथ में। 2 प्यूरीन का जोड़ा कहीं नहीं बना है, 2 प्रिमिडीन का जोड़ा कहीं नहीं बना है। उसका कारण यह है कि अगर 2 प्यूरीन के जोड़े बनते तो वो सिंगल चेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो हिस्सा थोड़ा कम होता, वो चूंकि छोटे स्ट्रक्चर होते तो वो कम जगह घेरते, और जहां पर 2 प्रिमिडीन आपस में जुड़ते वो जगह ज्यादा हो जाती। तो उस केस में ये जो बीच का गैप है दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में वो इवन नहीं रहता, कहीं पर वो कम होता कहीं ज्यादा होता, तो आगे चलकर डीएनए को कॉइलिंग में प्रॉब्लम होती। तो नेचर ने ये फैसिलिटी दी कि हमेशा आप देखिए ध्यान से, जहां भी बेस पेयरिंग हुई है तो एक तरफ डबल साइक्लिक रिंग वाला नाइट्रोजन बेस है और एक तरफ सिंगल वाला। यहाँ सिंगल रिंग, इधर डबल रिंग, यहाँ डबल रिंग, इधर सिंगल रिंग, यहाँ डबल रिंग, इधर सिंगल रिंग। तो हमेशा नाइट्रोजन बेस जो पेयरिंग होगी वो प्यूरीन और प्रिमिडीन के बीच में होगी, और उसमें भी फिक्स है एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थायमिन के साथ होगी और ग्वानिन की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होगी, और उसमें भी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। आपको पता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनको तोड़ना ज़रा आसान नहीं होता है। तो अगर किसी डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के पेयर्स का अमाउंट ज़्यादा है कंपेयर टू एडेनिन एंड थायमिन, तो वो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा। एक बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको कुछ डीएनए सैंपल्स के डाटा दिया होता है कि
एक में आपको गुआनिन साइटोसिन का इतना परसेंटेज है, एडेनिन थायमिन पेयर का इतना परसेंटेज है, दूसरे में इतना है, और इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आप याद रखिएगा वो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें गुआनिन साइटोसिन पेयर का परसेंटेज कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो उनके पेयरिंग नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बनते हैं, इस तरह से आपस में कनेक्ट होती हैं और फिर इनकी क्वाइलिंग होती है। राइट हैंडेड क्वाइलिंग होती है सारे डीएनए में एक्सेप्ट जेड डीएनए। करीब 4 से 5 तरह का डीएनए अलग अलग कंडीशंस में मिलता है, लेकिन जो सामान्य रूप से डीएनए हम लोगों में पाया जाता है उसको याद रखिएगा, उसको बी डीएनए कहते हैं। जो वॉटसन क्रिक साहब ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था वो इसी बी डीएनए के लिए दिया था। तो नॉर्मल डीएनए बी डीएनए होता है, लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वो ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसके वेरिएंट्स हैं, और उनमें से जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड होता है, लेकिन बाकी सारे डीएनए राइट हैंडेड क्वाइल्ड होते हैं। अब जो वॉटसन क्रिक साहब का मॉडल है, अगर उसको हम सिंप्लीफाई करके देखें तो वो मॉडल इस तरह का दिखता है। इसमें ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो ये है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाली हैं। इसमें से अगर एक का डायरेक्शन 5 प्राइम से और 3 प्राइम है तो दूसरी चेन का डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। तो ये याद रखिएगा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं डीएनए की, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इसका क्या मतलब है? पूरक होती हैं एक दूसरे की, हिंदी में कहते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर नाइट्रोजन बेसिस का क्रम पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उसके सामने वाली नाइट्रोजन बेसिस की जो चेन है उस पर नाइट्रोजन बेसिस का क्रम क्या होगा। मींस अगर हम कहते हैं कि एक डीएनए हमारे पास है और उस पर या उसके एक स्ट्रैंड पर, ये उसका स्ट्रैंड है जिसका डायरेक्शन ये 5 प्राइम है, इस पर नाइट्रोजन बेसिस का क्रम ये है टी ए सी टी जी ए, इस तरह से ये क्रम लगा है। थायमिन एडेनिन साइटोसिन, थायमिन गुआनिन एडेनिन, और ये उसका 3 प्राइम एंड आ गया। तो अब सामने जो उसके दूसरी चेन होगी, दूसरा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, दूसरा जो स्ट्रैंड होगा, नो डाउट उसका डायरेक्शन भी इससे रिवर्स होगा, यानी कि वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी एक बात, और उसके ऊपर जो नाइट्रोजन बेसिस का क्रम होगा वो इनके साथ जोड़ा बनाने वाले बेसिस का क्रम होगा। जोड़ा बनाने वाले से मतलब थायमिन का जोड़ा बनता है एडेनिन के साथ में, तो यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ थायमिन होगा, यहाँ गुआनिन होगा, यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा और यहाँ फिर थायमिन होगा। तो ये जो आपने सामने नाइट्रोजन बेसिस बताए हैं वो इनके साथ जोड़ा बनाने वाले हैं। तो ये इसलिए आप बता सके क्योंकि ये हमें पता है कि ये दोनों चेन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। एक चेन पर जो नाइट्रोजन बेसिस का क्रम होगा उसके साथ जोड़ा बनाने वाले बेसिस सामने वाले न्यूक्लियोटाइड चेन पर होंगे। तो हर डीएनए मॉलिक्यूल में दो चेन होती हैं, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री लेकिन एंटी पैरेलल होती हैं। एक का डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और एक का 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये जो आपको हेलिक्स दिख रहा है, ये इस तरह का जो आपको ये डबल हेलिकल मॉडल कहलाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें हेलिक्स जो दिखाई देते हैं ये इसके कारण। तो ये हेलिक्स जो आपको दिख रहे हैं, उस हेलिक्स का अगर आप डायमेंशन निकालें तो एक तो बात ये याद रखिएगा कि ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स को दिखाने के लिए हैं, और ये एक नाइट्रोजन बेस पेयर को दिखा रही है लाइन, ये दूसरे बेस पेयर को, ये तीसरे बेस पेयर को, ये चौथे को, ये पांचवें को। इस तरह से ये बेस पेयर को दिखाने के लिए लाइंस यहाँ पर दिखाई जाती हैं। और इस तरह के 10 बेस पेयर जो हैं, 10 बेस पेयर वो एक हेलिक्स में, जो एक कंप्लीट हेलिक्स है तो उसमें कुल 10 बेस पेयर होंगे, और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का जो गैप है,
डिस्टेंस जो है उनके बीच का वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3.2, ये उनके बीच का गैप होगा। और टोटल जो है वो 32 इसकी लेंथ होगी, इनके बीच की जो है सॉरी इस पूरे हेलिक्स की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी 32 होगी लगभग। और जो ये पूरा मॉलिक्यूल है इसका अपना जो डायमीटर है, इसका अपना जो व्यास है, ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में है, लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होगा। और अगर आप इन दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स को रिलैक्स कर दें, इनका जो हेलिकल फॉर्म है वो ख़त्म हो जाए, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हो जाए, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 11 एंगस्ट्रॉम होगी। तो वाटसन क्रिक साहब का जो मॉडल है, जिसको हम डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं, ये उसका कुछ सिंपल डाटा है। और जो ये मॉडल का स्ट्रक्चर समझाया गया है, बताया गया है, ये यूनिवर्सल है। सारे जीवधारियों की जीवित कोशिकाओं में डीएनए इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है, कोई इसका वेरिएशन फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। कुछ जगह पर वेरिएशन आते हैं तो उसके बेसिस पर डीएनए ए टाइप या सी टाइप या जेड टाइप का आपको दिखता है, लेकिन वो नॉर्मल डीएनए नहीं होता है। नॉर्मल डीएनए जो हमारी कोशिकाओं में होता है हम उसको बी डीएनए कहते हैं, जिसके लिए ये मॉडल प्रपोज किया गया। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड पर बेस्ड है, जो उसके मोनोमर हैं, और वो मिलकर पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाते हैं, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन आपस में कनेक्ट होकर और हेलिक्स की फॉर्म में एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का ये कुछ बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती हैं किसी ख़ास पॉइंट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और अगर अगले वीडियोस में हम रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, तो अगर आपने न्यूक्लियोटाइड का वीडियो नहीं देखा था तो उसको देखिए, और इसके बाद नेक्स्ट जब हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो भी देखिए। और जो आपका सिलेबस है उसके सेकंड पेपर में जो शुरुआत का चैप्टर है जिसमें न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है, आगे उसमें रेप्लिकेशन के बारे में भी है 3rd यूनिट में जाकर, तो हम उसको यहीं पर डिस्कस करेंगे। मीन्स स्ट्रक्चर के बाद हम डीएनए के रेप्लिकेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए रेहांस बायोलॉजी को, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और डायग्राम अगर आप चाहें तो ये सिंपल जो डायग्राम दिया गया है इसको भी आप ड्रॉ करके लर्न कर सकते हैं।